नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों पर संतोष जाहिर किया। कलेक्ट्रेट में ली विकास कार्यों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, भारत में BG6 सेवा जल्द, सरकार की होगी 10% से ज्यादा हिस्सेदारी। बाहरी नागरिकों को लेकर जिला प्रशासन सख्त। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की आशंका को लेकर प्रशासन में दिए निर्देश। नियम विरुद्ध चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर जिला प्रशासन सख्त। ट्रॉली की हाइट बढ़ाने के लिए लगाए गए पट्टे तुरंत हटाने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि ग्वालियर में विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सबसे पहले 359 जर्जर सड़कों को लेकर बताया कि खतरनाक हो चुकी 171 सड़कों में से अब 163 सड़कें बची हैं। इनके लिए 170 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी। वहीं चंबल से ग्वालियर पानी लाने का काम प्रगति पर है। कुंवारी नदी, सांक और आसन नदी में लगभग 15, 17 और 35% काम हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र के 66 वार्डों के लिए पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है। इसके लिए 1950 करोड़ की DPR तैयार की जा रही है। DPR तैयार होते ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर की मल्टी लेवल पार्किंग के तलघर में पानी भरने से नई समस्या पैदा हो गई है। इसीलिए पानी को कैसे निकाला जाए, इसके लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक टीम गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। महाराज बाड़े पर ऐतिहासिक महत्व की सभी इमारतों का काम लगभग पूरा हो गया है। गवर्नमेंट प्लेस भी बनकर तैयार है। डाकघर की बिल्डिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं एलिवेटेड रोड के पहले चरण का काम अगले साल नवंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, जबकि दूसरा फेज नवंबर 2027 तक पूरा होगा। मैं आपके समक्ष रख दूंगा। एक तो ग्वालियर की जर्जर सड़कों की हाल, हम लोग ने 3 अक्टूबर में संयुक्त बैठक ली थी। 359 सड़कें रेखांकित की थी हमने, जिसमें से 125 हरी श्रेणी में आती हैं, मतलब संपूर्ण रूप से सक्षम हैं। 63 पीले श्रेणी में आती हैं और 171 लाल श्रेणी में आती थी। उसका लिस्ट भी मैंने आपको सभी को दे दिया था। आज करीब 2 महीने बाद 10 तारीख को उन 359 सड़कों में से 171 में से अब 163 बची हैं जो लाल श्रेणी में है, मतलब 8 की वृद्धि हो गई है लाल से हरे के श्रेणी में। 63 जो पीली श्रेणी में आती थी, मतलब थोड़ा सा काम की जरूरत थी, अब केवल 25 बची हैं, तो मतलब 38 इस श्रेणी से हरी श्रेणी में आ गई हैं। और हरी श्रेणी की सड़कें जो केवल मात्र 125 थीं 359 में से, वो अब बढ़ के 171 हो गई हैं। इस मुद्दे पर हमारे नारायण सिंह जी ने, प्रद्युम्न सिंह जी ने, सतीश जी ने, सभी ने मुद्दा उठाया कि जो ये 163 लाल श्रेणी की सड़कें हैं, इनके लिए हमको राशि भी लानी है। तो एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाएगा ग्वालियर से, जब ये DPR बन जाएंगी, प्रभारी मंत्री जी के हाथ में रखी जाएंगी, तो हम सब लोग संयुक्त रूप से हम लोग जाएंगे। करीब 170 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत होगी। अगर किश्तों में भी वो राशि हमको मिल जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सड़कों की बात हुई। पानी की योजना के लिए जो वार्ड में पाइपलाइन लगाना है, और वो ग्वालियर ग्रामीण को भी कवर करता है, क्योंकि यहाँ शून्य है। पहली बार ये 6 वार्ड्स शहर में आई हैं, तो उन 6 वार्ड्स के लिए 950 करोड़ और वार्ड 1 से 60, तो ये 60 वार्डों के लिए करीब 1000 करोड़। ये 1950 करोड़ की DPR 19/12 तक 19 दिसंबर, मतलब कि अगले शुक्रवार तक तैयार हो जाएगी और हम लोग भोपाल भेजेंगे और फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो वर्तमान की योजना चल रही है करीब 460 करोड़ रुपए की, जिस पर कार्य चल रहा है,
चंबल से रॉ वाटर राइजिंग मेन के आधार पर टंकियों तक पानी लाने के लिए उसकी जो कार्य प्रगति है आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। कुंवरी ब्रिज वहाँ 35% का कार्य हो गया है, असान ब्रिज वहाँ 17%, सांक ब्रिज वहाँ 15% का काम हो गया है, द्योरी का संपवेल करीब करीब 100% का कार्य हो चुका है। पर पाइपलाइन लेइंग जो करीब 42 किलोमीटर है उसका कार्य अभी शुरू हुआ है, तो केवल करीब 3% का कार्य उसका हुआ है। ये पानी की योजना की समीक्षा होगी। फिर MLCP बाड़ा जो मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बाड़ा में बन रहा है, वहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई है और वो है कि बेसमेंट 3rd फ्लोर बेसमेंट में पानी का संग्रहण बहुत हो गया है। अब उसमें कई राय आए हैं। एक राय ये है कि HDD हाई प्रेशर ड्रिलिंग के आधार पर जो टेलीकॉम के क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं OFC फाइबर ले करने के लिए, उससे हम लोग स्वर्णरेखा नाला तक हम लोग लाइन लगाएं उसको ड्रेन करने के लिए। पर फिर सतीश जी ने भी मुद्दा उठाया कि और शेजवलकर साहब ने भी कि नाले से कनेक्ट करेंगे तो नाले का बैक वाटर यहाँ ना आ जाए, फिर और समस्या खड़ा हो जाएगा। फिर इसी के साथ नारायण सिंह जी ने कहा कि इस पानी का इस्तेमाल अगर गुणवत्ता है तो हम लोग पानी पीने के पानी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें। तो एक विशेषज्ञ इंजीनियरिंग टीम को हमको लाना पड़ेगा और कुछ हल इसके लिए निकालना पड़ेगा। और जो एलिवेटेड रोड पार्ट 2 है वो 1 साल और लगेगा, नवंबर 2027 तक वो पूर्ण हो जाएगा। पर उसकी समीक्षा हम लोग ने साथ में मिलकर की है। सारे जो ग्राफ हैं, लाइन है, वो काम ठीक गति से चल रहा है। हमारा अंबेडकर स्मारक 84 में फेज़ 1 हमारा 8 करोड़ का पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तैयार है। फेज़ 2 जो मैंने राशि मुख्यमंत्री जी से दिलवाई है, मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, 12 करोड़ उसका TS-AS भी हो गया, टेंडर भी लग चुका है। जून 27 तक हमारा अंबेडकर स्मारक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार शाम को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत अमृत काल से शताब्दी काल की ओर बढ़ रहा है। पूरे विश्व में वर्तमान में भारत का समय चल रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेल से लेकर अंतरिक्ष तक और हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है। पूरे देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की नई गंगा बहाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब BG6 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी आधारशिला 2023 में रखी गई थी। ITR यानी इंटेलेक्चुअल राइट में सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी तय करने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि भारत संचार के क्षेत्र में एक बड़ा मार्केट है। यहाँ सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। और आने वाले समय में नई नई योजना ग्वालियर के लिए भी जो स्वीकृत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उनको तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। B6G अलायंस, भारत 6G अलायंस एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में विश्व स्तर पर मंथन हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होगा, और इसके पूर्व भारत ने उस टेक्नोलॉजी की स्थापना में कभी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 5G के बाद 6G के लिए B6GA भारत 6G अलायंस की स्थापना 2023 में की गई थी। और हमने लक्ष्य बनाया है कि 6G की स्थापना में भारत का कम से कम 10% IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पैटेंट हम लोग स्थापित करेंगे। तो इसके लिए 7 वर्टिकल्स हमने बनाए हैं। स्पेक्ट्रम, यूज केसेस, किस तरीके के इक्विपमेंट हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी का वर्टिकल। तो हर 3 माह में मैं उसकी समीक्षा करता हूँ कि उस पर क्या प्रगति हुई है, कैसे हम लोग अब भारत की आवाज़ विश्व पटल पर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि 17% विश्व की आबादी भारत में है। विश्व की सबसे द्वितीय बड़ी टेलीकॉम मार्केट भारत में आज 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ हमारे इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे किफ़ायती सस्ती वॉइस और ब्रॉडबैंड
कनेक्टिविटी अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। तो भारत की आवाज़ आज विश्व पटल पे गूंजनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल भारत में स्थापित हो। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का मॉडल विश्व स्तर पे स्थापित हो। इस पर भी हम लोग B6GA में मंथन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की शंका को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने BNS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों व कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करानी होगी। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के निवास के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में हाल ही में 9 बांग्लादेशी नागरिक शहर में मिले थे, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने आशंका जताई है कि कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपना नाम बदल लिया है और वह किराए के मकानों में रह रहे हैं या विभिन्न संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता की प्रबल संभावना है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी के मद्देनजर जिले के अंतर्गत सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पूरी सूचना थाने में देनी होगी। इसमें उनके पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। जी, एसएसपी ग्वालियर महोदय ने एक हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करी थी और ये आग्रह किया था कि 163 BNS के तहत इसका एक ऑर्डर इशू किया जाए। तो इस ऑर्डर के तहत कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने करी है वो ये है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में आप सभी के माध्यम से हमारे जो नागरिक हैं उनसे आग्रह है, जो भी व्यक्ति अपने घर में आप किसी किराएदार को रखते हैं या फिर अपने प्रतिष्ठान में आपके बाहर से लोग कार्य करते हैं, तो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे कि आधार हो गया, उनका वोटर ID इत्यादि हो गया, निवास कहाँ पर था, पूर्व एड्रेस क्या था, ये बेसिक जानकारी को इकट्ठे करके आप अपने जो क्षेत्र के थाने हैं वहाँ पर उपलब्ध कराएं और इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सहयोग करें। निश्चित रूप से ये डेटाबेस बहुत मददगार होता है इसको साबित करने के लिए या एक कहेंगे प्री प्रिपरेशन करने के लिए कि किसी प्रकार के कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहीं अन्य ज़िलों में कोई क्राइम किया हुआ है वो एक प्रकार से यहाँ पर हाइड आउट में है या फिर कुछ अलग उनका विचार चल रहा है। और वी विल होप कि ये संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन एहतियातन स्वरूप इस आदेश को जारी किया गया। शहर में अवैध उत्खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने RTO और पुलिस विभाग को दिए हैं। कलेक्टर ने ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही हाइट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पट्टों को भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। जिले में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉली हैं जो कृषि कार्य के लिए थे, लेकिन कृषि कार्य न करके उनका उपयोग रेत के अवैध परिवहन और खदानों से निकले हुए अवैध पत्थर के लिए किया जा रहा है। यह ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोडिंग करके हाईवे पर और शहर में दौड़ती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में नवंबर के महीने में रेत से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली एक फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई थी। इस कारण हुए हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई थी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए ग्वालियर चंबल अंचल के विभिन्न जिले के कलेक्टर और SSP से जवाब तलब किया था। कलेक्टर ने अब संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो रूटीन में देखने में आता है कि जो हमारे ट्रैक्टर की ट्रॉलीज़ हैं उसमें 1 से 2 पटिए लगा करके उनकी हाइट बढ़ाई जाती है, जिससे कि अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ उसमें स्टोर की जा सके। और ये अपने आप से संभावना प्रकट करती है कि कोई उसमें ज़्यादा क्वांटिटी लेकर के चले, जो कि रूटीन से एक कमर्शियली बॉडी को डिज़ाइन किया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन के फॉर्मूलाज़ के साथ में एक व्हीकल तैयार होता है और कहीं ना कहीं उसकी जो आप कहेंगे ग्रेविटी या अपने आप को एक बैलेंस्ड वे में चलाने की पद्धति है वो भी शेकी हो जाती है। आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट करते हैं जब उसकी डिज़ाइन में किसी भी अनुपयुक्त तरह की चेंजेस करते हैं, तो ये अनसेफ हो जाता है हमारे जो चला रहे हैं उनके लिए भी और जो आसपास में उनके ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी। इसमें ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कई लोग हैं जिन्होंने दूसरों को देखा देखी इसको लगा लिया है, तो इसको सभी लोग अपनी गाड़ियों से अविलंब हटाएं,
क्योंकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट का वायलेशन होता है और अगर अब ये ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो इसमें सुसंगत धाराओं में उन पर सीरियस चालानी कार्रवाई होती है वो होगी। उनका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड करने का प्रावधान रहता है। उसके लिए भी आरटीओ और स्पेशली पुलिस को, चूँकि पुलिस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है और चौकी और थानों के माध्यम से वो कभी भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात माइनिंग की, तो अगर किसी भी प्रकार की ओवरलोडिंग या बिना रॉयल्टी के वाहन अगर उनको मिलते हैं तो वो उनको विधिवत रोक करके माइनिंग की टीम को बुला सकते हैं। शहर के इंद्रगंज थाना क्षेत्र के रोशनी घर स्थित खटीक मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इसमें एक शंकालु पति ने अपनी पत्नी के सिर में मोगरी मारकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल इंद्रगंज थाना क्षेत्र के रोशनी घर पर रहने वाले धर्मेंद्र मौर्य की शादी करीब 25 साल पहले रेणु के साथ हुई थी। घर की माली हालत खराब होने के कारण रेणु एक निजी स्कूल में चपरासी का काम करती थी। शंकालु पति धर्मेंद्र को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी के चलते दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। बुधवार रात को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान कपड़े धोने की मोंगरी उठाकर धर्मेंद्र ने रेणु के सिर में मार दी, जिससे वह लहूलुहान हो गई। कुछ ही देर में उसका शरीर शांत हो गया। इसके बाद आरोपी पति बेटी मानसी और बेटे तरुण के आने के बाद घर से भाग निकला। इंद्रगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेणु नाम की महिला को धर्मेंद्र जाटव ने, जो उसका पति है, उसको मोंगरी से मार के, उसके सिर में मार के हत्या कर दी है। तो सूचना तस्दीक है तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। उसका लड़का, तरुण नाम का लड़का है, वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल पहुँच गया था। तो वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात हमने धारा 103 BNS में FIR दर्ज की और उसकी विवेचना स्टार्ट कर दी है। उसमें कारण ये रहा कि जो पति उसका है वह पत्नी पे चरित्र पर शंका करता था। वो किसी स्कूल में एक बच्चों को देखभाल करने के लिए काम करने जाती थी। तो इस बात पर उसको संदेह था कि तुम कहीं मत जाओ और घर में रहो, बाहर काम करने मत जाओ। इस बात पर दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था, ऐसा उसके बेटे तरुण ने बताया। और इसी बात को लेकर दोनों में कल ज़्यादा विवाद हो गया और उसने मोंगरी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अभी आरोपी बस विवेचना जारी है, जल्दी आरोपी हम गिरफ्तार कर लेंगे। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के कारण विमान यात्रियों को हुई परेशानी से अब तक उन्हें निजात नहीं मिली। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और पूछा कि हालात इतने क्यों बिगड़ने दिए। देश भर के एयरपोर्ट पर लाखों यात्री फंस गए। कोर्ट ने इसे गंभीर संकट बताया। देश भर के एयरपोर्ट पर लाखों यात्री फंस गए। कोर्ट ने इसे गंभीर संकट बताया। हाई कोर्ट ने माना कि इससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हुई बल्कि देश को भी आर्थिक संकट झेलना पड़ा। हाई कोर्ट ने सरकार से इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि उसने विमानन कंपनी को मनमाना किराया वसूलने की छूट क्यों दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि विमानन कंपनी यात्रियों को तुरंत मुआवजा उपलब्ध कराए। जिले के बेहर थाना क्षेत्र के गडरोली गांव में फुटपाथ के किनारे छोटी मोटी दुकान चलाने वाले मूलचंद कुशवाहा के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ गया है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर दलित और ओबीसी संगठनों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल मंगलवार को गडरोली गांव में फुटपाथ किनारे दुकान चलाने वाले मूलचंद कुशवाहा को राहुल शुक्ला और उसके साथियों ने इसीलिए जमकर पीटा था कि क्योंकि उसने आरोपियों को मुफ्त में सिगरेट पिलाने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के दलित और ओबीसी संगठनों से जुड़े लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद दलित संगठनों में आक्रोश है। देखिए, आज हमने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है ओबीसी महासभा के नेतृत्व में, कुशवाहा समाज के नेतृत्व में, ओबीसी SC ST के संगठनों के नेतृत्व में। और उसमें हमने मांग की है कि जिस तरीके से कल दिनांक 9 दिसंबर 2025 को मूलचंद कुशवाहा के साथ बेहट थाना अंतर्गत ग्वालियर में
जो घटना घटित हुई, कुछ लोग जो जिसमें से एक राहुल शुक्ला के नाम से जो व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है, वो 4-5-6 लोग जिस तरीके से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और कट्टा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, उस मूलचंद कुशवाहा की बेरहमी से पिटाई करते हैं। लेकिन पुलिस जो है सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए साधारण धाराओं में FIR करती है। हमने आज प्रदर्शन किया है कि इस तरीके से लगातार एट्रोसिटी हो रही है, लगातार जो है घटनाएं हो रही हैं। जाति के आधार पर ऐसी घटनाओं को रोका जाना जरूरी है और जो दोषी हैं जब तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा। गैर जमानती धाराओं में जो है FIR दर्ज होना चाहिए, अन्यथा हम एक बार फिर FIR अगर नहीं हुई तो एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर पर बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पूरे ग्वालियर को जो है बंद करने का भी काम करेंगे। मोतीझील इलाके में बुधवार शाम को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी और कार का चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। ये भिड़ंत इतनी तेज थी कि युवक राधेश्याम यादव बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरा और उसकी मौके पर मौत हो गई। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस CCTV कैमरों की मदद ले रही है। पता चला है कि खेरिया का रहने वाला राधेश्याम यादव सब्जी लेने मोतीझील जा रहा था। पीछे आई बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी। घोड़ापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो एक दो लोगों को बुला लो, वो ट्रैक्टर से शॉट ले लो ना, सब ले लो। ग्वालियर के छप्परवाला पुल के नजदीक बुधवार दोपहर को एक युवक ने जमकर डांस किया। सफेद ड्रेस में इस युवक ने एक हाथ में म्यूजिक सिस्टम पकड़ा हुआ था। इसी म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में गाना बजाकर वह काफी देर तक डांस करता रहा। खास बात यह है कि लंबे घुंघराले बाल, सफेद ड्रेस, आंखों पर चश्मा, लेकिन पैरों में उसके कुछ भी नहीं था। नंगे पैर ही यह युवक काफी देर तक डांस करता रहा। लोग उसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन युवक अपनी मस्ती में मस्त रहा। चर्चा है कि युवा नशे में था, उसी की झोंक में डांस कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKH न्यूज के साथ। नमस्कार।